हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। अभी ये देखने से पहले ये डिफाइन कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। वैसे तो हम ये स्टडी कर चुके हैं कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। कॉन्सेप्ट वही है, सेम है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला भी उसी की तरह का, सेम स्ट्रक्चर। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। बाकी सेम स्ट्रक्चर है। यस और नो? तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये पॉइंट को समझते हैं। यस और नो? जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, तो आप क्या बोलोगे? सर, किसी भी क्लोज सरफेस में से कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है, ठीक है, उसको फ्लक्स बोला जाता है। बहुत ही बढ़िया। भाई मान लो कि जैसे कि यहां पे मैंने फिगर दिया है कि भाई यहां पे बहुत सारी फील्ड लाइंस है। तो किसी एक क्लोज सरफेस में से पास होने, या फिर किसी पर्टिकुलर सरफेस में से, किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास कर रही है, उसको बोला जाता है फ्लक्स। यस और नो? तो यहां पे अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने की बात करें, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे अलग से ही लिख लेते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स वो है क्या? तो भैया, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू एनी एरिया या फिर सरफेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी उसको निकालते कैसे? तो भैया फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जैसे ही वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम देखे थे उस तरह से यहां पे वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगा सकते हो। वही सेम फॉर्मूला का स्ट्रक्चर आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। जस्ट रिप्लेस द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स इट। ठीक है, तो आप वहां पे पढ़े थे कि भाई ये जो फ्लक्स होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं या फिर एरिया की बात करूं, तो वो दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी। आई एम श्योर कि आपको पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस और नो? जैसे कि मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक स्क्वायर सरफेस है, तो इसके दो एरिया वेक्टर निकलते हैं। आप शायद वहां पे स्टडी कर चुके होंगे कि भाई ओपन सरफेस क्या होती है, क्लोज सरफेस क्या होती है। ओपन सरफेस के दो एरिया वेक्टर होते हैं। क्लोज सरफेस में अगर स्फीयर को निकाल दिया जाए तो बाकी के जितने क्यूब बनेंगे या फिर जो भी बनेगा, उनके जितनी सरफेस है उतने एरिया वेक्टर होते हैं। और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होते हैं। यस और नो? अगर स्फीयर की बात करें तो आप जितना चाहो, जितना चाहे मर्जी हो, उतने एरिया वेक्टर बना सकते हो। टोटल नंबर ऑफ एन एरिया वेक्टर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस स्फीयर। ठीक है, तो ये आप शायद स्टडी कर चुके होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि ये 3D में मैंने एक पेपर लिया है। एक सीधा सा, एक छोटा सा, एक पतला सा पेपर लिया है। अगर मैं चाहूं तो इसके कितने एरिया वेक्टर बना सकता हूं? भाई मैं चाहूं नहीं, मेरी चाहत नहीं चलेगी यहां पे। इसके डेफिनेटली दो एरिया वेक्टर निकलेंगे। एरिया वेक्टर कहां पे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो भाई जहां से आप उसको देखते हो और उसका पूरा एरिया आपको दिखता है, मतलब कि उसका पूरा शेप आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर है। जैसे कि ये पेज को मैं देखना चाहूं, ये है तो रेक्टेंगुलर पेज, लेकिन आपको सामने से रेक्टेंगुलर नहीं दिखेगा। अगर उसको पूरा रेक्टेंगुलर पेज देखना है तो मुझे या तो ऊपर से देखना पड़ेगा या तो मुझे नीचे से देखना पड़ेगा। यस और नो? अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे अगर उसका पूरा रेक्टेंगल शेप दिखता है, तो इसका मतलब यह है कि एक एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में है। अगर मैं उसको नीचे से देखता हूं तब भी मुझे उसका टोटल एरिया, मतलब कि पूरा उसका शेप दिख रहा है, तो उसका एरिया वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में भी है। जरा गौर करो, ये दोनों एरिया वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर टू सरफेस है। यस और नो? तो इसको बोलते हैं ओपन सरफेस, है ना? अगर क्यूब है तो वो बोली जाती है क्लोज सरफेस। तो किसी भी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर पहले तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। आपको अगर ये पूरे रेक्टेंगल शेप को देखना है तो आपको या तो ऊपर से देखना पड़ेगा या तो नीचे से देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको उसका पूरा रेक्टेंगल शेप दिखेगा। तो यस, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अभी आगे बात करते हैं। तो भाई उसका फ्लक्स कैसे निकल, मतलब किसी सरफेस में से या फिर किसी एरिया में से पास करने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती है? फ्लक्स बोला जाता है। यस और नो? तो फ्लक्स कैसे निकाले? तो मुझे इतना समझ में आता है कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहां पे दोनों वेक्टर क्वांटिटी का ऐसा मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए ताकि आपको जो भी क्वांटिटी मिले वो एक स्केलर होनी चाहिए। यस और नो? क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे इतना समझ में आता है कि भाई, तो इसका मतलब ये होता है कि फ्लक्स ये वेक्टर
नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर है। तो ये फ्लक्स कैसे निकाला जा सकता है? फ्लक्स जो कि यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए हमने इसको फाई बी से डिनोट किया, इसको निकाला जा सकता है बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर। यहां पे एरिया को हम सरफेस एस से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एस वेक्टर। तो इस तरीके से हम यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। यस और नो, क्लियर है? अभी ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आप समझ सकते हो कि इसको मैं लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, वेयर दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एस। तो आप यहां से आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हो कि कब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी और कब डिक्रीज करेगी। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट, इफ मैं बी को इंक्रीज करूं, इफ आई इंक्रीज इज द बी, क्या फ्लक्स इंक्रीज होगा? जी हां, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। सीधी सी बात है, आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब यह होता है कि आप कहीं ना कहीं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर रहे हो। यस और नो? तो यहां पे अगर एरिया कांस्टेंट है, एंगल भी फिक्स है, तो उस टाइम पे कंपेयर टू प्रीवियस वन, मतलब कि पहले जितना फील्ड था उसके कंपैरिजन में इंक्रीज होने के बाद जितना फील्ड हुआ, वो केस में आपको फ्लक्स ज्यादा दिखेगा। यस और नो? तो इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं इसको डिक्रीज करूं तो फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, है ना? यस और नो? सिमिलरली अगर मान लो कि यहां पे अभी मैं एरिया को फिक्स कर देता हूं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फिक्स करता हूं लेकिन एरिया को वेरी करता हूं, ठीक है? सो if I increases the if I increases the surface area, so if S increases, देन इसका मतलब यह होता है कि यहां पे फ्लक्स इंक्रीज करेगा। यस और नो? बात सिंपल सी है, बात सिंपल सी है। आप ये पूरा एरिया, अभी मान लो कि मैं इतना छोटा एरिया लेता हूं तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन जाएगी? एक ही। मान लो कि अभी मैं वही एरिया बढ़ा के इतना कर देता हूं तो अभी कितनी फ्लो कर रही है? अभी कितनी लाइन क्रॉस करेगी? तो भैया 3 लाइंस। तो कहीं ना कहीं एरिया इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? फ्लक्स इंक्रीज होता नजर आ रहा है। यस और नो? ये सारी चीजें ना आप वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको इसीलिए मैं यहां पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो चाहता तो इसमें पूरा 1-1.5 घंटा इसी में निकाल देते, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी ये स्टैटिक कंडीशन में पढ़ चुके हो, तो इसको वापस इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा पॉइंट है तो छोटे से पॉइंट की तरह ही हम इसको देखेंगे, ठीक है? और आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सरफेस एरिया को डिक्रीज करते हो तो फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। यस और नो? सीधी सी बात है। तो यहां पे हमने ये पाया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को आप डिक्रीज करते हो तो फ्लक्स डिक्रीज होता है। लेकिन उस टाइम पे कंसीडरेशन ये होना चाहिए कि जब भी आप फील्ड को वेरी करते हो तब एरिया एंड एंगल वो फिक्स रखना है आपको, ठीक है? सिमिलरली अगर मान लो कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया को फिक्स कर दिया एंड अगेन अभी मैं यहां पे सरफेस को बड़ा कर रहा हूं, मतलब कि सरफेस के एरिया को इंक्रीज कर रहा हूं, तो फ्लक्स इंक्रीज होता नजर आएगा। एंड इफ सरफेस एरिया को मैं डिक्रीज करता हूं तो मुझे यहां पे फ्लक्स डिक्रीज होता नजर आएगा। क्लियर है? उसी तरह से मान लो कि अभी इंटेंसिटी भी फिक्स है एंड दिस एरिया इज आल्सो फिक्स, और मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे एंगल को वेरी करता हूं। ध्यान से सुनना, एंगल को वेरी करता हूं। सो इफ आई इंक्रीज थीटा, तो आपको क्या लगता है यहां पे फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जरा सोच के बताना भाई। जैसे ही आप एंगल को इंक्रीज करते जाते हो तो भाई यहां पे देखो ना, फ्लक्स की वैल्यू कॉस थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, ओनली थीटा नहीं, कॉस थीटा के ऊपर। क्या आपने कभी सोचा है कि यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, वैसे तो अगर हम फिजिकली होते तो हम समझ पाते, आपको एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन यहां पे क्योंकि आपने, आई एम श्योर कि आपने वहां पे स्टैटिक कंडीशन में वो सारी चीजें डिस्कस की है, तो यहां पे जल्दी से देख लेते, टू दी पॉइंट बात कर लेते हैं कि यहां पे ये थीटा जैसे आप इंक्रीज करते हो 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो आप समझ सकते हो यहां पे, क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1, एंड cos 90 क्या होता है? तो भैया 0 होता है। तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज नोटिस की कि जैसे ही आप थीटा को इंक्रीज करते हो 0 से 90 के बीच में, दिस इंप्लाइज cos थीटा, ठीक है? cos थीटा डिक्रीजेस, cos एंगल, cos क्या? थीटा, थीटा इंक्रीज करने से cos क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यस और नो? cos की वैल्यू 0 पे मैक्सिमम है, 90 पे तो 0 है। सॉरी मैंने गलत लिखा, यहाँ पे 1 नहीं 0 है। यस नो? तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही आप एंगल 0 से 90 डिग्री की ओर आगे बढ़ाते हो तो वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है?
डिक्रीज हो रही है। कॉस इज ए डिक्रीमेंटल फंक्शन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे थीटा को इंक्रीज करूंगा तो यहां पे फ्लक्स क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यस और नो। और जैसे ही मैं थीटा को डिक्रीज करूंगा तो आप समझ सकते हो तो फ्लक्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यस और नो। तो ये सारी चीजें प्रोपोर्शनलिटी होती है एक्चुअल में, यहां पे ये सारी चीजें होती है कि फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब देखे तब पता चला कि भाई फ्लक्स तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर, एरिया, कौन से एरिया में से आप फ्लक्स निकालना चाहते हो, किसके कौन से एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स आप निकालना चाहते हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड थर्ड वन इज द एंगल। ठीक है, कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और आप आसानी से समझ पाते हो, ये सारी चीजें आप समझ पाते हो। मान लो कि मेरे पास, ध्यान से समझना, मान लो कि मेरे पास एक फील्ड है जो ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है। यस और नो, ऊपर की ओर जा रहा है, और मैं यहां पे यही फील्ड में मैं एक स्क्वायर ऐसे लगा देता हूं। ठीक है, ऐसे लगा देता हूं, ध्यान से सुनना, जिसका एरिया वेक्टर या तो बाहर है, स्क्रीन के बाहर है, या तो अंदर है। मतलब कि एक ओपन सरफेस है तो इसके दो एरिया वेक्टर होंगे। क्या आपको सामने से, मतलब कि स्क्रीन में आपको पूरा एरिया इसका स्क्वायर दिख रहा है? जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया वेक्टर, अगर आप यहां पे स्क्रीन के सामने देखोगे तो ये बाहर की ओर है। बाहर की ओर मतलब कि हम इसको डॉट दिखाते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर वो डॉट है। और अगर पीछे से देखें तो इनसाइड भी बता सकते हो, तो इसके दो एरिया वेक्टर होंगे, एक इनसाइड एंड एक बाहर की ओर, है कि नहीं? यस और नो। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि ये जो स्क्वायर होगा ना वो फील्ड लाइन के पैरेलल अलाइन है। ठीक है, पैरेलल, तो मतलब कि यहां पे कोई भी फील्ड लाइन इसमें से एंटर नहीं करेगी, इसमें से एंटर नहीं करेगी। यस और नो। तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि देखो ना फील्ड लाइन कौन सी डायरेक्शन में, वाई, और आपका जो एरिया वेक्टर है कौन सी डायरेक्शन में, तो जेड। तो इसका मतलब ये हो कि वाई एंड जेड के बीच का एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो प्रैक्टिकली देखें तो भी यहां पे आपको समझ में आ सकता है कि फील्ड लाइन जीरो क्रॉस करेगी। यस और नो। तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, है कि नहीं? यस और नो। लेकिन उसी की जगह पे यही फिगर में अगर मैं अभी ये बोलूं कि नहीं 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 नहीं, फील्ड लाइन तो ऐसे है और स्क्वायर को मैंने कैसे रखा है, तो कुछ ऐसे रखा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये वाले केस में आप समझ सकते हो कि इसका एरिया वेक्टर तो वो भी वाई डायरेक्शन में, फिर भी वाई, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। तो ऐसे केस में आप बता सकते हो, देखो ये फील्ड लाइन क्रॉस करके गई है, पहली क्रॉस करके गई है, दूसरी क्रॉस करके गई, तो आप समझ सकते हो कि यस ये वाले केस में दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। जीरो है, मतलब कि यहाँ पे पॉसिबल मैक्सिमम फ्लक्स आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे। यस और नो, समझ में आ रहा है? यस और नो। तो बस यही आपको सोचना है, यहां पे यही देखना है कि भाई जब भी देखो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो यहां पे फ्लक्स बढ़ता है, जैसे फील्ड इंटेंसिटी को डिक्रीज करते हो फ्लक्स कम होता है। जैसे सरफेस एरिया बड़ा करते हो तो फ्लक्स ज्यादा मिलता है, मतलब इंक्रीज होता है। जैसे सरफेस एरिया को कम करते हो तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होता है। लेकिन एंगल के केस में उल्टा है, जैसे आप एंगल को इंक्रीज करोगे फ्लक्स डिक्रीज करेगा, और जैसे आप एंगल को डिक्रीज करोगे फ्लक्स इंक्रीज करेगा। यस और नो। तो ये थोड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा है एंगल के साथ अगर रिलेशन निकाले तो कुल मिला के यहाँ पे अगर आपको बात में बोलूं तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है क्या। ठीक है, इट इज बी इंटू एस इंटू कॉस, जो वहां पे था वही फॉर्मूला यहां पे लगेगा। वहां पे E इंटू एस इंटू कॉस थीटा था, यहाँ पे शायद आपने वहां पे एरिया को ए से डिनोट किया होगा तो ई ए कॉस थीटा ऐसा आपने लिखा होगा। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन सा यहाँ पे नोटेशन यूज करते हो। मैं चाहता हूं तो यहाँ पे सरफेस को मैं एरिया ए से भी डिनोट कर सकता, तो ये हो जाता बी ए कॉस थीटा। क्या फर्क पड़ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा नोटेशन यूज करते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात मैग्नेटिक फ्लक्स की डिपेंडेंसी बी के ऊपर कैसी है, सरफेस एरिया के ऊपर कैसी है, एन एंगल के ऊपर कैसी है, ये हमने टू दी पॉइंट देख लिया, क्योंकि सारी चीजें आप डिटेल में वहां पे पढ़े हो, स्टैटिक में पढ़े हो, तो इसमें डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फटाक से अभी देख लेते हैं कि भाई गॉस लॉ क्या बोलता है। इसी के लिए गॉस लॉ क्या बोलता है, तो भाई गॉस का कहना जो भी है वो बहुत ही सिंपल है, आसान है। जो उन्होंने वहां पे बोला था वही यहां पे बोला है। देखो क्या बोला है यहां पे उन्होंने ऐसा बोला है कि आप पहले तो एक क्लोज सरफेस यहां पे अज्यूम कर लो। क्लोज्ड सरफेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है, एक क्यूब ले लो, एक स्फीयर ले लो, इसको बोला जाता है क्लोज सरफेस। एक क्यूब है, एक स्फीयर है, जो पूरी चारों दिशाओं में से क्लोज्ड हो। यस सुनो, ऐसे सरफेस की बात कर रहे हैं। यस सुनो, तो मान लो कि आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है एस,
मान लो कि ये क्लोज सरफेस है एस, यस और नो, एक क्लोज सरफेस है एस। तो उन्होंने बोला है कि यहां पे आप उसके पहले तो छोटे छोटे सेक्शन बना दो, मतलब कि ये पूरा जो क्लोज सरफेस है ना, उसके एक छोटा सा एक क्लोज सरफेस बना दो डेल्टा एस, ऐसा एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर लो, और फिर उसके साथ एसोसिएटेड एक छोटा सा फ्लक्स निकालो। ऑब्वियसली एक बड़ी सरफेस का आप एक छोटा सा हिस्सा यहां पे अज्यूम करते हो, तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी क्या मिलेगा आपको, छोटा सा मिलेगा, यस सुनो। तो उसके साथ एसोसिएटेड एक छोटा सा फ्लक्स यहां पे कैलकुलेट कर लो। तो आपको जो भी ऐसा आपको ये फ्लक्स मिला ना छोटा सा, इस तरह से आप ये सरफेस को जितने भी ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करोगे, जितने भी ये डेल्टा एस, ये डेल्टा एस, ये डेल्टा एस, ऐसे छोटे छोटे जितने भी सेक्शन में डिवाइड करोगे, उनके साथ एसोसिएटेड उनके जो भी छोटे छोटे फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी ना, उनको आप अगर जोड़ दोगे, आप उनको सबको ऐड करोगे, तो आपको नेट फ्लक्स आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। नेट फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जोड़ना, सिग्मा को बोला जाता है जोड़ना, यस सुनो। मतलब कि किसी क्लोज सरफेस को आप छोटे छोटे सरफेस में डिवाइड कर लो। क्या करना है, ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि आप किसी एक क्लोज सरफेस को छोटे छोटे सरफेस एरिया में डिवाइड कर लो, डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस, ऐसे छोटे छोटे एरिया में, दिस डेल्टा एस शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो पूरी सरफेस के छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लो, तो ये छोटे जो भी एरिया है ना, उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी आपने ऐसे छोटी छोटी सरफेस बनाई, उन सबके साथ एसोसिएटेड छोटे फ्लक्स का आप ऐड करोगे ना, एडिशन निकालोगे, तो वो आपको जीरो मिलेगा। ऐसा गॉस जी का बोलना था यहां पे, यस सुनो। मतलब कि टू डी पॉइंट बात करूं तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। उनका कहना क्या था, देखो लिखने के लिए ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन। सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन, यस और नो। मान लो कि एक छोटा सा सरफेस आपने एज्यूम कर लिया, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स आपने क्या निकाला, डेल्टा फाइव बी। वो कितना आया, बी डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा एस। यहां पे आप इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करवा सकते हो, वेक्टर लिखना जरूरी है, यस सुनो। तो ऐसे आपने एक थोड़ी ना पूरी सरफेस को आपने ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सरफेस में डिवाइड किया ना, तो एक के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इतना है छोटा सा, तो जितने भी आपने एरिया अज्यूम किया उन सबके साथ आपको एसोसिएटेड ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स निकालने हैं, और फिर उनको सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ना है, ऑल, ठीक है, सिग्मा ऑल मतलब कि सबको जोड़ देना है, तो आपको जो टोटल फ्लक्स मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर सेंटेंस के तौर पे देखे जाए तो सेंटेंस के तौर पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटेंस के तौर पे हम लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, यस और नो। ऐसा गॉस जी का मानना था मैग्नेटिज्म के रिलेटेड, यस और नो, ऐसा उनका बोलना था। मतलब कि सीधी सी बात करूं तो अगर मैं इसको एक और लैंग्वेज में बोलना चाहूं, एक और सेंटेंस की तरह बोलना चाहूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जितनी फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस में एंटर करेगी ना, अगर वो क्लोज सरफेस के अंदर और कोई पोल स्ट्रेंथ नहीं है, तो उतनी ही फील्ड लाइन उसके बाहर भी आएगी, यस और नो। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक क्यूब है, मैंने ये क्यूब को किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है, ऐसे प्लेस कर दिया। मान लो कि इसके अंदर एंटर करी कितनी फील्ड लाइंस, चार। तो जब भी वो बाहर आएगी ना, तब भी चार ही बाहर आएगी, ना तो उससे कम आएगी ना तो उससे ज्यादा आएगी। इसको बोला जाता है नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस इज जीरो। ये गॉस जी का कहना था। ये सारी चीजें ना वहां पे पढ़ चुके हो, वही रूल है यहां पे, देखो वही रूल है यहां पे, जरा ध्यान से देखो, वही तो रूल यहां पे उन्होंने बोला है, यस और नो। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा था कि वहां पे जरूरी नहीं कि वो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज ना हो, ठीक है, वहां पे पॉसिबिलिटी आती थी, इसलिए यहां पे उन्होंने ये क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो लिखा था। अगर ये क्यू जो भी है वो एनक्लोज्ड चार्ज इन दैट क्लोज सरफेस, यस और नो। अगर वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा तो ये क्यू इन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स जीरो मिलेगा, है कि नहीं। तब वहां पे भी आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, नेट फ्लक्स जीरो मिलेगा। तो वहां पे पॉसिबिलिटी आती थी, वहां पे हो सकता था कि वो क्लोज सरफेस जो भी है उसके अंदर चार्ज हो भी सकता है, यस सुनो। तो चार्ज होगा अंदर, इनसाइड दैट क्लोज सरफेस अगर चार्ज होगा तो जितनी अंदर की उतनी ही बार आएगी, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं, तो तब आपको कुछ फ्लक्स मिलेगा। लेकिन मैग्नेट के केस में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के केस में ऐसा नहीं है। आप किसी क्लोज सरफेस को देखते हो तो वहां पे आप बोल सकते हो कि जितनी फील्ड लाइन अंदर एंटर, जैसे कि बार मैग्नेट के केस में मान लो कि यहां से बाहर निकली 1000 लाइंस, तो यहां से घूम फिर के वापस एंटर भी कितनी करेगी, 1000 ही एंटर करेगी, यस और नो, ना तो एक ज्यादा ना तो कम, क्योंकि अंदर जो भी है ना पोल स्ट्रेन अंदर कुछ भी नहीं है,
अंदर कुछ भी नहीं है, और आपको पता है कि यहां पे फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो जितनी आप सोचो यहां से 1000 बाहर निकली तो उतनी ही 1000 यहां पे एंटर करेगी, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां से कि एंटरिंग अगर 1000 है तो ये मैग्नेट में से बाहर भी कितनी आएगी, 1000 आएगी, क्योंकि हम मानते हैं कि ये पूरा मैग्नेट है, ये पूरा एक मैग्नेट है, जैसा नो उसको हम क्लोज सरफेस ही मानते हैं, पूरा एक मैग्नेट है, यस नो, और के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट है ऐसा नहीं मानते हैं, पूरा एक ही मैग्नेट है ऐसा हम मानते हैं, जिसके पास दोनों पोल है, साउथ भी है नॉर्थ भी है, दोनों पोल, इसीलिए तो उसको डाइपोल बोलते थे। क्लियर हुआ? तो मैग्नेट के केस में उनका लॉ बहुत ही सिंपल है। मैग्नेट के केस में यहां पे आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि भाई क्यू, क्योंकि यहां पे तो पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करना पड़ता है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि क्यू टाइम्स एम इंटू म्यू जीरो, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, क्यू टाइम्स एम इंटू म्यू जीरो। जरा सोचो किसी एक बार मैग्नेट के लिए मैं उसकी टोटल पोल स्ट्रेंथ निकालना चाहूं तो नॉर्थ की अगर हम पॉजिटिव क्यू एम माने तो साउथ की कितनी मानेंगे, माइनस क्यू एम, तो एवरी टाइम अगर मैं इस क्लोज सरफेस की अगर मैं टोटल पोल स्ट्रेंथ निकालना चाहूं तो वो जीरो ही आएगी, मतलब कि ये क्यू एम हमेशा जीरो ही होगा किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो ये हमेशा जीरो होगा। यही तो गॉस जी का बोलना था कि स्टैटिक कंडीशन में आपको क्यू इन बाय एप्सिलॉन जीरो लिखना पड़ता है, लेकिन यहां पे डेफिनेटली मैग्नेटिज्म के केस में हम इसको जीरो ही लिखेंगे, क्योंकि एवरी टाइम, क्योंकि ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी है भाई, मैग्नेट में कभी भी एक पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों पोल साथ में ही होते हैं, किसी एक को आइसोलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यस और नो। तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा, इसका मतलब यह होता है कि जितना पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है उतना ही नेगेटिव होगा, तो नेट पोल स्ट्रेंथ कितने निकलेगी भाई, जीरो निकलेगी, तो हमेशा टोटल फ्लक्स उसके साथ एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो ही होगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है? इसीलिए ये रूल बहुत ही सिंपल है, आसान है। मैग्नेटिज्म का केस है, गॉस लॉ आए तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, यही याद रखना है सेंटेंस। क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा एक्चुअल गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। स्टैटिक कंडीशन के लिए ये नहीं बोल सकते, हो सकता है वो क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज हो, है कि नहीं, एक अकेला चार्ज एग्जिस्ट कर, देखो स्टैटिक कंडीशन में सिंगल पॉजिटिव या सिंगल नेगेटिव चार्ज का एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन मैग्नेट के केस में कभी भी सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आप किसी मैग्नेट को बीच में से काट दोगे तो वो दोनों भी अलग मैग्नेट की तरह ट्रीट करेंगे, दोनों अपना 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 नॉर्थ साउथ पोल बना देंगे, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्थ पोल साउथ पोल का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, दोनों साथ में ही होंगे, इसीलिए यहां पे टोटल नेट पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पे टोटल नेट क्यूएम क्या लिख सकते हैं, जीरो, इसलिए हमेशा वो क्या होगा, जीरो ही होगा। नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो ये था हमारा गॉस लॉ, बहुत ही सिंपल, दो तीन स्टेटमेंट आपको लिखने होते हैं, बस इतना ही, और ये फिगर ड्रॉ करने होती है। क्लियर है? क्लियर है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ठीक है, अभी इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ते इसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एग्जांपल 5.6, many of the diagrams given in the 5 point figure 5.7 show magnetic field lines wrongly, may possible wrongly, ठीक है, point out what is the wrong with them, some of them may describe electrostatic field lines correctly, point out which ones। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ फिगर दी गई है, वैसे तो यहाँ पे पूरी फिगर, एक ही फिगर आपके एनसीईआरटी की बुक में, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल है तो एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, लेकिन हमने इसको अलग कर दिया है, हर एक फिगर को अलग कर दिया, वहां पे साइड पे एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन को आपको देखते जाना है और उसके साथ साथ उसको कंपेयर भी करते जाना है। तो पहली फिगर कुछ ऐसी है, ये वाली पहली फिगर है, फिगर ए। ठीक है, तो क्या ये सच में कोई एक मैग्नेटिक फील्ड, किसी का मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करती है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर करती है तो किसका करती है, अगर नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। ठीक है, और उसको फिर वो भी देखना है कि भाई अगर हम ऐसा मान ले कि ये फील्ड लाइन जो भी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, मान लो कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है, तो वो किसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन हो सकती है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है तो किसकी हो सकती है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही इसको देखा फिगर ए को, तो मुझे तो पहले तो ये समझ में आता है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती है। देखो हमेशा याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी किसी एक पॉइंट में से नहीं निकलती है,
भाई पॉइंट में से कैसे पॉसिबल है? भाई हम एक मैग्नेट को लेते तो वो एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसका कुछ डायमेंशन तो होना चाहिए, जिसका कुछ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल वहां पे एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ये सुनो, तो यहां से ये पॉइंट में से तो नहीं निकल सकती है, सीधी सी बात है। दूसरी बात, अगर किसी अंदर से मटेरियल में से निकलती है, मान लो कि बाहर मैग्नेट है तो यहां से निकलती है तो वापस वहीं पे आके रुकेगी और वहीं पे बंद हो जाएगी, मतलब कि वो क्लोज लूप बनाती है। यहां पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, यहां पे तो सिर्फ मुझे इतना दिख रहा है कि वो किसी पॉइंट में से रेडिएट हो रही है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो सकता है भाई, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्लोज लूप बनानी चाहिए। तो यहां से अगर निकली तो क्या क्लोज लूप ऐसे बनाएगी? पॉसिबल नहीं है। यस और नो? तो ये किसी एक पॉइंट में से निकलने वाली फील्ड लाइन की तरह दिख रही है, और वो यहां पे पॉसिबल नहीं है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पॉसिबल है। अगर मैं किसी एक वायर ले लूं जिसके ऊपर मान लो कि मैं इसको चार्ज कर दूं, तो वो वायर के ऊपर जो भी चार्ज होंगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की ही फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है। यस और नो? तो इसको मैं किसी चार्ज वायर की तरह ट्रीट करवा सकता हूं। मान लो कि एक वायर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसका यहां का जो भी पॉजिटिव चार्ज है उसमें से ये फील्ड लाइंस ऐसे बन सकती है। ठीक है, तो हां, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन सकती है। इट कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बट इट कांट बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, ये नहीं हो सकती। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले तो एक तो क्लोज सरफेस बनाती है, क्लोज सरफेस बनाती है। यस और नो? और दूसरी चीज, वो कभी एक पॉइंट में से नहीं रेडिएट होती है। यस और नो? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये पहली जो फिगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बताती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो सकती है। किसकी हो सकती है? तो पॉजिटिवली चार्ज वायर की। यस और नो? क्योंकि ये एक पॉइंट में से, क्योंकि वहां पे सिंगल एग्जिस्टेंस हो सकता है किसी पॉजिटिव चार्ज का। यस और नो? यहां पे नॉर्थ का या साउथ का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। यस और नो? तभी तो क्लोज है। अगर इंडिविजुअल होता तो सिर्फ फील्ड लाइन निकलती, ये सुनो, वापिस आती नहीं। सीधी सी बात है ना, तो क्लोज लूप नहीं बनाती। सीधी सी बात है, समझ रहे हो? ये सुनो, चलो दूसरे के पास आओ। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती है? भाई नहीं हो सकती। ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्योंकि दोनों के केस में कभी भी फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाती है। यहां पे देखो ना, यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, यहां पे मिला, यहां, अरे बहुत सारे पॉइंट मिल रहे बे, बहुत सारे पॉइंट मिल रहे। कुल मिला के देखो तो भैया मुझे तो 9 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए पॉसिबल है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए पॉसिबल है। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहां पे यस, इट इज रॉन्ग। ये फील्ड लाइंस नहीं बन सकती है, ना तो मैग्नेटिक बन सकती है, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन सकती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये मुझे तो भाई ये टॉरॉइड दिख रहा है। ये सुनो, दिख रहा है आपको टॉरॉइड? तो जी हां, ये टॉरॉइड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन सकती है। टॉरॉइड के केस में हमने देखा था कि फील्ड जो भी होता है दोनों के बीच के रीजन में होता है, और मैक्सिमम होता है दोनों के बीच का, और वो कुछ ऐसा ही होगा, सर्कल में ही होगा। तो यस, इट इज राइट, इट इज द मैग्नेटिक लाइंस, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यस और नो, ऑफ टॉरॉइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन सकती है, और किसकी? टॉरॉइड की। जरा सोचो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। किसकी है? टॉरॉइड की, हमें पता है ये। ठीक है, चलो आओ डी के पास। क्या आपको ये सोलेनोइड जैसा दिख रहा है? जी हां, ये तो सोलेनोइड है। जी बिल्कुल, ये सोलेनोइड है, लेकिन जरा समझो, ठहरो, रुको। यहां पे क्या ये सोलेनोइड की फील्ड लाइन हो सकती है? भैया सोलेनोइड के केस में हमने मानते हैं कि उसका जो फील्ड होता है वो सेंटर पे, उसकी एक्सिस पे मैक्सिमम होता है, उसके बीच के रीजन में मैक्सिमम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी स्ट्रेट लाइन मिले। नहीं भाई नहीं, पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है भाई। वो क्लोज लूप बनाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी फील्ड लाइन को अगर आप देखोगे तो वो कुछ ऐसी बनती जाएगी, है ना? तो ये कुछ ऐसी होगी भाई, ऐसी होगी। परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नॉट एट ऑल पॉसिबल। यस और नो? तो ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है। क्लियर है? ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है। यस और नो? तो यहां पे सीधी सी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बन सकती है। क्लियर हुआ? यस और नो? ठीक है, चलो नेक्स्ट, ई की बात करें तो भाई ये तो मुझे दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये तो मुझे दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसकी? बार मैग्नेट की। बात खत्म। तो यस, इट कैन बी ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन
हाँ, इसकी मैं बात करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बन सकती, बट यस इट कैन बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी, तो भाई बार मैग्नेट की, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन सकते हैं किसकी, बार मैग्नेट की, यहां पे नोटेशन में दिया गया है। क्लियर है, क्लियर है। तो यहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करती है किसकी, बार मैग्नेट की। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट देखो, क्या ये कोई फील्ड लाइन बन सकती है क्या किसी की, देखो मुझे तो नहीं दिख रहा है कि ये कोई फील्ड लाइन बन सकती है, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये क्लोज पाथ बनानी चाहिए, ये सुनो। अगर जरा सोचो कि अगर यहां से कोई फील्ड लाइन निकली है तो घूम फिर के वापस वो यहां पे आनी चाहिए। अच्छा सोचो जरा कि मान लो कि ये यहां से निकली है, और जरा सोच के बताना, यहां से निकली और यहां पे खत्म हुई और वो क्लोज पाथ बन गया, जरा देखो ना क्लोज पाथ बना क्या। यहां से निकल के भाई ये डायरेक्शन में थोड़ी जाता है, ये डायरेक्शन की पॉइंट आउट देखो ये, और ये डायरेक्शन की पॉइंट आउट तो ये है, मतलब कि ये तो क्लोज पाथ नहीं बना रही है, ये तो क्लोज पाथ नहीं बना रही है, यस और नो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती है, यस और नो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती, ये क्लोज पाथ नहीं बना सकती है भाई, सोच के देखो क्या ये क्लोज पाथ बनाएगी, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नहीं है, ये सुनो, क्लोज पाथ मुझे नहीं दिख रहा है। पहले तो देखो ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, भाई ये साउथ पोल है, अगर ऐसा होता तो फील्ड लाइन ऐसी आती, यस और नो। लेकिन यहां पे देखो ना, इन दोनों के बीच में तो फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ टू साउथ जाती दिख रही है, नहीं भाई ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ ये नहीं हो सकता, यस और नो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नहीं है। जरा सोचो कि क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती है क्या, सोचो जरा, क्या ये हो सकती है क्या, जी बिल्कुल हो सकती है, ये पॉसिबल है। अगर आप मान लो कि ऊपर वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो और नीचे वाली जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा फील्ड बन सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, यहां पे पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है, यस और नो। तो हां, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बन सकती है अगर आप मान लो कि ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन दोनों के चार्ज में अंतर है, इसके पास जितने चार्ज पॉजिटिव उतने ही नीचे नेगेटिव है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मिलती, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव जा रही है, दिख रहा है, पॉजिटिव से यहां पे आउटवर्ड जा रही है, नेगेटिव पे इनवर्ड आ रही है, तो ये सारी चीजें ना कहीं उसके फिनोमिना को मैच कर रही है, जैसे ना उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको मैच कर रही है, तो ये हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि जितना यहां पे ये वाली प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव है, ये नहीं बोल सकता, क्लियर है, ये नहीं बोले, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर चार्ज, यस और नो। हाँ, लेकिन फील्ड लाइन उनकी प्रॉपर्टी को मैच कर रही है, तो इसको बोल सकते हैं हाँ ये हो सकती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन जी, देखो फिगर को देखो, यहां से यहां तक का पूरा मैग्नेट है, यहां से यहां तक का पूरा मैग्नेट है, यस और नो, पूरा मैग्नेट है, और आपको दिखा है कि भाई ये नॉर्थ एंड साउथ के बीच में फील्ड लाइन जो भी है वो पैरेलल, हाउ इट्स पॉसिबल भाई, पैरेलल नहीं हो सकती है, पैरेलल भाई कोई भी फील्ड लाइन हो यहां से अगर निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, तो वो भाई बेंड होके आगे बढ़ती है, यस सुनो, तो ये पैरेलल पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली पैरेलल स्ट्रेट लाइन इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, कोई भी मैग्नेट हो स्ट्रेट लाइन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही नहीं बनती है, बहुत सारे नॉर्थ पोल, बहुत सारे यहाँ पे साउथ पोल होने चाहिए, तब आपको यूनिफॉर्म मिल सकती है, यस और नो। तो यहाँ पे यही हम लिखेंगे कि नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बन सकती है, क्योंकि magnetic field lines between two pole pieces cannot be precisely straight at the end, ये possible नहीं है, precisely straight line not at all possible, yes or no, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल नॉर्थ पोल है, वहां पे सामने सिंगल साउथ पोल है, नहीं पॉसिबल है। पैरेलल फील्ड लाइन तभी, प्रिसाइजली स्ट्रेट लाइन तभी बनती है जब बहुत सारे, एक तरफ बहुत सारे नॉर्थ पोल हो और एक तरफ बहुत सारे साउथ पोल हो, तब ये पॉसिबल है। हमने समझा था जब हमने वो डाइपोल मोमेंट वगैरह दिखाई थी, तब हमने ये समझा था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है वो, ठीक है। चलो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, तो हाँ हम लिखेंगे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती है, क्लियर है। चलो आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, एग्जांपल 5.7, सॉल्यूशन बाजू में है, आप किताब में भी देख सकते हो, सारे टॉकेटिव क्वेश्चंस है, मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको बोर्ड की एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कोई पूछे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, एग्जांपल 5.7, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन along which a small magnetized needle aligns
डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट? मतलब कि मान लो कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर मैं किसी चार्ज को मूव करवाऊं, तो क्या जिस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने बताई है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताए, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस चार्ज के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन को भी वो शो कर सकती है? तो भैया पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। जरा सोचो ना कि किसी मूविंग चार्ज के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो भी होता है वो किसके बराबर होता है? क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होता है, जहां पे जो थीटा होता है ना वो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। यस और नो? मान लो मैंने यहां पे सिंप्लिसिटी के लिए फील्ड जो भी है वो क्रॉस से दिखाया है, मतलब कि अंदर जा रहा है। जरा ध्यान से देखना, अंदर जा रहा है, इनसाइड दिस पेज या फिर स्क्रीन, ठीक है। और मैं यहां पे किसी चार्ज को ना एक्स डायरेक्शन में, फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में, और मैं चार्ज को ना एक्स डायरेक्शन में कुछ वी वेलोसिटी देता हूं। तो जरा सोचो, आपका राइट हैंड पाम रूल लगाओ, मान लो वो पॉजिटिव चार्ज है तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ, तो इसके ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड्स दी थंब को प्लेस करो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, फिंगर्स को ओपन करो अंदर की साइड, तो आपकी पांच जो भी होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन दिखाएगी, तो फोर्स उसको ये डायरेक्शन में लगेगा। तो भैया ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? वाई, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? तो जेड। कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स को शो कर सकती है? मैग्नेटिक फील्ड तो जेड डायरेक्शन में और फोर्स तो वाई डायरेक्शन में, तो कैसे वो फील्ड लाइन लाइन ऑफ फोर्स को दिखा सके? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। समझ में आया? क्योंकि फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स तो वाई डायरेक्शन में, और वैसे भी आप समझ सकते हो कि जो भी फोर्स होगा ना वो वी और बी के छोड़ के अपोजिट प्लेन में, मतलब तीसरे प्लेन में होगा। समझो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट का फायदा ही यही होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में वेलोसिटी जिस प्लेन में है, फील्ड जिस प्लेन में, उससे थर्ड प्लेन में फोर्स आएगा, जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होके आएगा वो थर्ड प्लेन में आएगा। तो यहां पे कैसे ये जेड डायरेक्शन वाई डायरेक्शन को शो कर सके? ये पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। आई बात समझ में? पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए लिखा नो, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू बी। सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स जो भी लगेगा वो जैसे कि मैंने बताया ना अभी, फील्ड को मैंने जेड डायरेक्शन में लिया तो फोर्स मुझे वाई डायरेक्शन में मिला, तो वाई इज परपेंडिकुलर टू जेड, तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यस और नो? तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली confined within the core of a toroid but not within a straight solenoid. देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एंटायरली confined within the core of a toroid but not within a straight solenoid. Why? मतलब कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये सोलेनोइड के केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड क्यों नहीं दिखती है? टॉरॉइड के केस में कन्फाइंड दिखती है, मतलब कि अगर वो देखे तो क्लोज सरफेस पूरा बनाएगी। यस नो? सोलेनोइड के केस में हमें कहीं से बाहर निकल के फिर रोटेट होके आती नजर आती है। यस नो? ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे पूरा सर्कल आपको मिलता है, वहां पे नहीं मिलता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो भैया पहले तो ये समझो कि ये जो टॉरॉइड होता है ना वो एक डाइपोल है, लेकिन सॉरी, सोलेनोइड जो भी है ना वो एक डाइपोल है। क्या टॉरॉइड डाइपोल है? नहीं है, टॉरॉइड डाइपोल नहीं है। टॉरॉइड के आप कोई एक नॉर्थ एंड दूसरा साउथ, क्या आप ये बता सकते हैं कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। टॉरॉइड जहां से स्टार्ट हुआ ना, जहां से स्टार्ट हुआ, ध्यान से देखते जाओ, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे जाके सर्कल में घूम के वहीं पे तो एंड हो जाएगा। यस सुनो, बात खत्म। तो यहाँ पे कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। यस सुनो, इसके लिए ना तो कोई नॉर्थ है ना तो कोई साउथ है। अगर एक सरफेस को आप यहाँ पे बोलते कि ये नॉर्थ है तो ये साउथ कैसे हो सकती है? पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे। यस सुनो, तो इसीलिए टॉरॉइड एक डाइपोल नहीं है, लेकिन सोलेनोइड डाइपोल है। सोलेनोइड डाइपोल है, तो इसीलिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि टॉरॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड होती है, लेकिन सोलेनोइड के केस में नहीं होती है। यस और नो? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेड हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड? अगर मान लो कि अगर यहां पे मोनोपोल का एग्जिस्टेंस होता, ऐसा अज्यूम करना है, मान लो कि अगर मोनोपोल का एग्जिस्टेंस होता, तो ये सारी चीजें मैं आगे समझा चुका हूं, फिर भी
आप समझ सकते हो, क्योंकि वहां पे नेट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हम QM लिखे थे वो 0 होती है किसी भी डाइपोल के केस में, किसी भी मैग्नेटिज्म के, इसीलिए गॉस लॉ होता है क्लोज सरफेस के लिए हमेशा नेट फ्लक्स 0 होता है, यस और नो। लेकिन मान लो कि कहीं पे आप ऐसा अज्यूम कर लो कि भाई मोनोपोल का एग्जिस्टेंस है, जस्ट इमेजिन करो कि वो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, तो ये यही गॉस लॉ कैसा दिखता, मतलब कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होता, तो यही गॉस लॉ में ये बोल सकता कि अब वो म्यू 0 इंटू QM के बराबर होता, जहां पे QM क्या है, पोल स्ट्रेंथ, मतलब कि वो पर्टिकुलर मोनोपोल की जो पोल स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाई कर दो म्यू 0 से, जैसे कि वहां पे होता था ना क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0, तो हमने देखा था कि एप्सिलॉन 0 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 किसके बराबर है, यहां पे म्यू 0 याद रखने के लिए, और ये जो क्यू इन है वो किसके बराबर है, पोल स्ट्रेंथ के बराबर है, यस नो। तो इस तरह से देखने जाओ तो तब ये गॉस लॉ कैसा स्ट्रक्चर वाला होता, तो ऐसा स्ट्रक्चर वाला होता, ठीक है, वो हमने वहां पे भी देखा, क्योंकि वो बार मैग्नेट हो या कोई भी मैग्नेट हो, डाइपोल के केस में एक्चुअल में दोनों पोल आते हैं, इसलिए टोटल नेट पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है, 0, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि टोटल नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस इज 0। लेकिन अगर मान लो कि सिर्फ एक ही पोल एग्जिस्ट करता तो अगर एक ही पोल एग्जिस्ट करता तो ये गॉस लॉ कुछ मॉडिफाई होके कुछ ऐसा दिखता, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, डज ए बार मैग्नेट एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड? Does one element of a current carrying wire exert a force on other element of the same wire? क्या कभी कोई बार मैग्नेट अपने ही ऊपर अपने फील्ड की वजह से अपने ऊपर कोई फोर्स लगा सकता है क्या? नहीं, नहीं लगा सकता है, नहीं लगा सकता है, यह पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसके खुद के फील्ड की वजह से उसके ऊपर कोई फोर्स लगे वो पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि वो बार मैग्नेट स्ट्रेट होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यार करंट कैरिंग वायर, तो अगर स्ट्रेट वायर है तो नहीं लगाएगा, लेकिन मान लो कि वो वायर टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा ऐसा घूम के ऐसे आ रहा है, यस और नो, तो जरा सोचो कि इसका जो भी फील्ड होगा, अच्छा उसको अच्छे से दिखाता हूं, ध्यान से देखो, मान लो कि ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और एक ऐसा ही वायर है, कुछ करंट कैरिंग कुछ ऐसा वायर है, ध्यान से देखना, वो मुड़ के आ गया, यस और नो, ऐसे मुड़ के आ गया यहां पे, तो जरा सोचो इसमें से जो करंट फ्लो करे ना उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, तो जरा सोचो कि इसका ये जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन है ना, इतने पोर्शन के ऊपर यही तार तो एक ही है ना, वायर तो एक ही है, मुड़ के वापस रिटर्न हुआ ना, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, इसका जो फील्ड होगा वो फील्ड उसी तार के ये वाले पोर्शन के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये पॉसिबल है करंट कैरिंग वायर के केस में, लेकिन अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो वहां पे पॉसिबल नहीं है। इवन अगर मैं यहां पे करंट कैरिंग वायर को स्ट्रेट मान लूं, पूरा स्ट्रेट वायर मान लूं, तो तब भी यहां पे, तब मैं ये बोल सकता हूं, तब यहां पे उसका खुद का फील्ड अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूं, तब बार मैग्नेट की तरह यहां पे भी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, अपने ही फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर मैं इसको यहां से बेंड करके यहां से मैं वापस पास करवा दूं तो अब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, यस और नो। ये समझना है कि हाँ, स्ट्रेट वायर के केस में उसका खुद का फील्ड खुद के ऊपर फोर्स लगा सकता है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट है, कंप्लीटली स्ट्रेट है, वो कहीं पे बेंड होके वापस नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में नहीं लगा सकते। इवन इतना नहीं, मान लो कि मैं यहां से वो मुड़ गया वो वायर, तो इसका फील्ड जो भी है ना, वो फील्ड यहां पे इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा वायर कभी स्ट्रेट नहीं होता ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े होते तो कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का फील्ड किसी के ऊपर फोर्स लगा सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है, वो वायर के केस में पॉसिबल है, लेकिन अगर वो कंप्लीटली स्ट्रेट है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है, तो बार मैग्नेट का तो सवाल ही नहीं आता है, उसके केस में खुद का फील्ड उसके ऊपर कभी भी फोर्स नहीं लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, magnetic field arises due to the charges in motion. Can a system have magnetic moments even though its net charge is 0? Magnetic field arises due to charges in motion, मतलब कि हमें पता है कि किसी भी चार्ज का, मतलब मूविंग चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी सोर्स है वो क्या है, मूविंग चार्ज है, ठीक है, उसका सोर्स मूविंग चार्ज है, ये बात समझते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा पूछा गया है, कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स इवन दो इट्स नेट चार्ज इज 0? इवन दो इट्स नेट चार्ज इज 0, क्या आपको इसके आगे वाले चैप्टर में पहला लेक्चर याद आता है, जब मैंने बोला था कि एक करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है,
इसका नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। इसका नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। याद आया कुछ? मतलब कि किसी करंट कैरिंग वायर का अगर आप नेट चार्ज निकालोगे ना तो जीरो आएगा, क्योंकि जितने वहां पे नेगेटिव चार्ज का फ्लो है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव होल का भी फ्लो है। तो नेट चार्ज सच में वहां पे जीरो है, लेकिन फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड तो दे सकता है ना। यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड तो दे सकता है ना। तो करंट कैरिंग वायर का ही एग्जांपल ले लो कि मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्टेंस है, क्योंकि इसमें चार्ज का फ्लो है। लेकिन उसी करंट कैरिंग वायर का अगर नेट चार्ज निकलोगे तो वो जीरो है। तो नेट चार्ज जीरो है, फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। यस और नो? है कि नहीं? तो हाँ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? यस, इट इज पॉसिबल। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहां पे एक और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि हाँ, ये सेंटेंस सही है। द एवरेज ऑफ द चार्ज इन द सिस्टम में बी जीरो। जैसे कि मैंने बोला कि करंट कैरिंग कंडक्टर में हम जो नेट चार्ज बोलते हैं वो क्या होता है? एक एवरेज चार्ज होता है। ठीक है, एवरेज नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन फिर भी वो मैग्नेटिक मोमेंट दे सकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोवाइड कर सकता है। पीछे का रीजन सिंपल है, पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि भाई साहब वहां पे चार्ज मोशन में है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे तो नेट चार्ज उसका जीरो ही होगा। तो वो नेट चार्ज की वजह से वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो भाई मूविंग चार्ज है तो देगा ही देगा, है ना। तो इसीलिए यहां पे ये सेंटेंस सही है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर बच्चों हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले अर्थ मैग्नेटिज्म। सो टिल दैट एंजॉय योर डे।